नमस्कार, मैं राणा यशवंत इंडिया न्यूज़ पर आपका स्वागत करता हूं। देश में सियासी सरगर्मी लगातार बढ़ती चली जा रही है और राजधानी दिल्ली में एक नेता ने सियासी पारा उसको चढ़ा रखा है। संजय सिंह 6 महीने बाद तिहाड़ से बाहर निकले और अब ललकारने लगे हैं, बीजेपी खिलाफ लगातार बोलने लगे हैं। संजय सिंह आज हमारे साथ हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, आपके दर्शकों को नमस्कार। मैं ये नहीं पूछूंगा कि जेल का अनुभव कैसा रहा, लेकिन तिहाड़ जेल 6 महीने, जाहिर है कि वहाँ जो कुछ अनुभव रहता है वह भी अपने आप में कई मैसेज के साथ होता है। और मैंने सुना है कि संजय सिंह जिस वजन के साथ गए और जिस वजन के साथ निकले तो बड़ा हुआ था। तो कैसा रहा आपका 6 महीने? लगता है बहुत खुश रहे आप। जो इस वक्त हालात है देश के, उसमें यह फैसला करना आपको जरूरी है कि आपको इनसे लड़ना है या इनसे डरना है। जो तानाशाही इस वक्त देश के अंदर चल रही है, चुनी हुई सरकारों को गिराना, विधायकों को तोड़ना, मंत्रियों को तोड़ना, सिटिंग चीफ मिनिस्टर्स को गिरफ्तार करना, बेबुनियाद आरोप लगाना, झूठे प्रचार मीडिया में फैलाना, सोशल मीडिया पे आपको बदनाम करना, ये जो एक परिस्थिति देश के अंदर खड़ी की जा रही है, देश के लोकतंत्र और संविधान को कुचलने और खत्म करने की, तो इसके खिलाफ आपको लड़ना है या इनसे डर के घर पे बैठना है, ये आपको तय करना होगा। तो जेल में तो इन 6 महीनों में क्योंकि जाहिर सी बात है, हम लोग टारगेट ही इसीलिए किए गए कि हम बोलते क्या हो रहा है, ये जानकारी कैसे मिलती होगी आपको? टीवी चलते ही थे वहां पे, टीवी ऐसा नहीं कि मुझे कोई स्पेशली, जो भी और भी वार्ड थे और जो भी सेल थे वहां पे भी टीवी चलती है, टीवी उपलब्ध कराई जाती है। तो बाहर निकलने के बाद हम क्या करेंगे, ये आप 6 महीनों प्लान किया? बिल्कुल, और मजबूती के साथ बाहर निकला और ये सोच के निकला कि नहीं, अब इनके खिलाफ और मजबूती से लड़ना ही है। आपके सामने कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अगर आप अग्निवीर से छुटकारा चाहते हैं, महंगाई से छुटकारा चाहते हैं, बेरोजगारी से छुटकारा चाहते हैं, अगर आप एक व्यक्ति को देश की सारी संपत्ति दिए जाने के खिलाफ हैं, अगर आप चाहते हैं कि चंद पूंजीपतियों का कब्जा इस देश पे ना हो, बल्कि इस देश के करोड़ों लोग इस देश की अर्थव्यवस्था में शामिल हों, तो निश्चित रूप से आपको बोलना पड़ेगा। 15 लाख करोड़ रुपए पूंजीपतियों का इस देश की सरकार ने माफ किया है। इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए यह खुलासा हुआ इस देश के सामने कि साहब 3,08,000 करोड़ रुपए के ठेके उन कंपनियों को दिए गए जिससे बाकायदा इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पे चंदा लिया गया। यह जाहिर हुआ इस देश के सामने कि ईडी, सीबीआई इनकम टैक्स का छापा मरवा कर कंपनियों से भारतीय जनता पार्टी ने चंदा लिया, हजारों करोड़ रुपए चंदा लिया। तो अगर आप घोटाले की बात कर रहे हैं तो अब तक कितनी जांच शुरू हुई भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ? लेकिन ये बात जो कितनी सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने पूछताछ की, भैया कहां से इतना पैसा आ गया? दिल्ली में शराब घोटाला दरअसल तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। एक शरद रेड्डी नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार करते हो आप, उसका अकाउंट सीज नहीं करते, गिरफ्तारी के बाद 10 नवंबर को गिरफ्तार कर रहा है, 5 करोड़ रुपए 15 नवंबर को चंदा दे रहा है बीजेपी को, और उसके बाद 55 करोड़ रुपए की रिश्वत दिला दे रहा है। तो ये क्या है? बॉन्ड से अगर पैसा आता है तो वो रिश्वत क्यों है? बिल्कुल है भाई, एक आरोपी व्यक्ति है ना, उसको आप कह रहे हैं कि ये किंग पिन है। मैं तो नहीं कह रहा हूं, ईडी ने कहा किंग पिन है शरद रेड्डी, ईडी ने कहा ना। और भारतीय जनता पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, भारतीय जनता पार्टी ने कहा ये शराब घोटाला, ये साउथ वाला, ये किंग पिन, ये आरोपी, ये भ्रष्टाचारी। बीजेपी आपके इस तरह के आरोप का काउंटर कर रही है, वो लगातार उनके प्रवक्ता बोल रहे हैं। मैं सिर्फ एक बात मैं ये कह रहा हूं, 55 करोड़ रुपए पे जांच कब शुरू होगी? उनके बोलने का तो कोई लास्ट में आप ऑपोजिशन में है, तो सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अब तक क्यों नहीं उसने बीजेपी नेताओं से पूछताछ की कि इससे पैसा क्यों लिए तुमने? संजय सिंह आज जो कह रहे हैं, कमोबेश यही बात राहुल गांधी, ऑपोजिशन के बाकी नेता भी नरेंद्र मोदी के खिलाफ, उनकी सरकार के खिलाफ कहते रहे हैं। फिर भी सरकार को बहुमत अलग अलग राज्यों में मिलता रहा है। इस बार भी सरकार कह रही है कि हम तीसरी बार हैट्रिक बनाएंगे, तो एक विश्वास है। इसका मतलब यह है कि आपके आरोपों पर जनता का यकीन शायद कम है। पहला, एक मिनट संजय जी। दूसरा ये है कि अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह, मनीष सिसोदिया, इन सबों के खिलाफ जैसे आपको जमानत मिली, मनीष को साल भर से नहीं मिल रही है। ये तो ईडी का मामला नहीं है, यह तो कोर्ट का मामला है। अरविंद की गिरफ्तारी भी है, जमानत में आपको प्रॉब्लम आ रही है।
यह भी तो ईडी का मामला नहीं है। मैंने मान लिया कि ईडी सरकार की इशारे पर चलती है, लेकिन कोर्ट तो नहीं चल रहा है ना। ठीक, तो फिर कोर्ट में क्यों दिक्कत है? पहली चीज तो ये है कि ये पीएमएलए का कानून इतना जटिल है कि, और 2018 में इसमें परिवर्तन किया गया, इतना जटिल कानून है कि इसमें जमानत मिलना बहुत मुश्किल का काम होता है। और दूसरी बात यह है कि आपको यह पता होना चाहिए कि इस समय 80% अंडर ट्रायल देश की जेलों में है। 80%, 10-10 साल से विचाराधीन कैदी हैं, लेकिन उनको बेल नहीं, सुन तो लीजिए आप, उनको बेल नहीं हुई। पीएमएलए से कमजोर कानूनों में भी 3-3 साल से 4-4 साल से अंडर ट्रायल है, उनको जमानत नहीं मिली। तो कानून की एक प्रक्रिया है, उसमें कई बार विलंब होता है। इससे कहां यह साबित हो गया कि हम आरोपी हैं? इससे कहां यह साबित हो गया कि हम दोषी हैं? लेकिन अगर कोर्ट से 10 साल के बाद जीएन साई बाबा निर्दोष साबित होते हैं, 90% दिव्यांग व्यक्ति, किन परिस्थितियों में उस व्यक्ति ने अपना जीवन बिताया, इसकी जवाबदेही किसकी है? कौन है इसके लिए जवाबदेह? अरविंद केजरीवाल निर्दोष बाहर आएंगे, मनीष सिसोदिया निर्दोष बाहर आएंगे। ये जो यातना का जो ये वक्त है, अत्याचार का और जुल्म का ये वक्त है, इसका जवाब कौन देगा? लोकसभा के चुनाव में केजरीवाल जी प्रचार ना करने पाए, इसके कारण से जो एक गहरी साजिश करके उनको गिरफ्तार किया गया है, इसका जवाब कौन देगा? आपका विपक्ष कहता है कि संजय सिंह ऐसे बोल रहे हैं जैसे बेल नहीं मिली है, बरी हो गए। अरे भाई, विपक्ष क्या बोलता है? भाजपाई अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलते हैं तो लगता है ओसामा बिन लादेन अहिंसा पे उपदेश दे रहा है। जिस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष भारत माता के रक्षा सौदे में रिश्वत खाते हुए पूरी दुनिया ने उसको देखा और सजा हुई, वो लोग हम पे बोलेंगे? पूरा देश तो एक आदमी के नाम पे नीलाम कर दिया, पूरे देश के भ्रष्टाचारियों को अपनी पार्टी में शामिल कर लिया नरेंद्र मोदी जी ने, और सवाल उठा रहे हैं हम पर। बताइए ना, किसको छोड़ा? मोदी जी एक बात कहते हैं, एक भी भ्रष्टाचारी को नहीं छोड़ूंगा, एक भी भ्रष्टाचारी को नहीं छोड़ूंगा। बाद में मुझे उनके नारे का मतलब समझ में आया, एक भी भ्रष्टाचारी को नहीं छोड़ूंगा, पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, सबको बीजेपी में शामिल करूंगा। जनार्दन रेड्डी आपकी पार्टी में, छगन भुजबल आपकी पार्टी में, अजीत पवार आपकी पार्टी में, शुभेंदु अधिकारी आपकी पार्टी में, नारायण राणे आपकी पार्टी में, एक बात, हेमंत विश्व शर्मा आपकी पार्टी में, एक बात, और आप भ्रष्टाचार के खिलाफ बोल रहे हैं? मतलब बेशर्मी की हद है। भाजपाई भ्रष्टाचार के खिलाफ बोल रहे हैं? नहीं। तो अगर ये इसलिए अब मैं आपको बताता हूं, पहले ये समझिए कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कितनी गहरी साजिश की गई। आपका कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए, लेकिन इस देश की जनता को ये पता होना चाहिए कि किस तरीके से ये साजिश अरविंद केजरीवाल के खिलाफ रची गई। आम आदमी पार्टी को खत्म करने की साजिश क्या है बीजेपी की, वो देश को जानना जरूरी है। ऑपोजिशन के वो नेता जो आरोपों के दायरे में है, वो चाहे छगन भुजबल हो, अजीत पवार हो, चाहे जो भी हो, वो ऑपोजिशन में है और उन पर कार्रवाई होती है, तो आप कहते हैं कि देखिए ये टारगेट कर रहे हैं। जब बीजेपी में आ जाते हैं तो कहते हैं कि ये एक मोदी वॉशिंग मशीन है। आज हेमंत सोरेन टारगेट हो रहे हैं। हेमंत सोरेन कल बीजेपी में आ जाएंगे तो आपकी जुबान बदल जाएगी, आप कहेंगे कि मोदी वॉशिंग मशीन में आ गए। अभी वो टारगेट हो रहे हैं क्योंकि ऑपोजिशन में है, भ्रष्टाचार के दायरे में है, आरोप उनके ऊपर है, जांच चल रही है, तो आप उनके हमदर्द बने हुए हैं और उधर चले जाते हैं तो आप उन पर निशाना साधने लगते हैं। तो यह भी तो लोग देखते होंगे ना। 70,000 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप किसने लगाया? संजय सिंह ने लगाया क्या? भारत के प्रधानमंत्री ने भोपाल की रैली में लगाया और 3 दिन बाद अजीत पवार को गले मिला लिया और वित्त मंत्री बना दिया, महाराष्ट्र का डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना दिया। देश के प्रधानमंत्री ने, कोई सामान्य व्यक्ति ने नहीं। हसन मुशर्रफ ईडी के छापे पड़ते हैं और उनकी पार्टी में शामिल हो जाता है, मंत्री बन जाता है उनके गठबंधन में शामिल होकर। तो आप खुद से आरोप लगाते हैं, आदर्श घोटाले की बात करते हैं और अशोक चौहान को राज्यसभा भेज देते हैं। वाटर घोटाले की बात करते हैं, हेमंत विश्व शर्मा को मुख्यमंत्री बना देते हैं। तो ये आरोप, ये घोटाले की बुकलेट तो आपने जारी की ना। शुभेंदु अधिकारी पे, मुकुल राय पे, शारदा नारदा घोटाले का आरोप तो बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने और नेताओं ने लगाया ना। तो आप उन्हीं को कैसे शामिल कर ले रहे हैं? ये कौन सा श्लोक, कौन सी चौपाई पढ़ के आप लोग इनका हृदय परिवर्तन कर रहे हैं? बताइए भैया देश को। वो एक सवाल पूछते हैं, जानना चाहते हैं, वो भी एक सवाल पूछते हैं। अच्छा, दूसरी बात यह है कि बड़ी मजेदार बात यह है कि ये सब करने के बाद भी देश के प्रधानमंत्री की हिम्मत देखिए, मैं तो दाद दूंगा कि वो भ्रष्टाचार के खिलाफ बोल रहे हैं।
कह रहे हैं एक भी भ्रष्टाचारी को नहीं छोड़ूंगा, सबको बीजेपी में शामिल करूंगा। आपको लगता है? लगता नहीं, दिख रहा है। लगता तो तब है जब कोई चीज छिपी हुई हो, यहां तो खुलेआम दिख रहा है। तपस राज टीएमसी का नेता, उस पे ईडी का छापा होता है, अब चला गया बीजेपी में। तो जो आपने सवाल पूछा कि पहले तो आप कहते हैं उत्पीड़न हो रहा है, बाद में आप कहते हैं कि बीजेपी में शामिल हो गया तो ये मिल गया। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, उनको फाइलें दिखाई गई, बोल भाई जांच चाहता है या नतमस्तक होगा? आपको नतमस्तक हो गए, आपको दिखाया गया, नतमस्तक हो गए, आपको दिखाया गया। छोड़िए, मुझे अपने केस के बारे में बोलने का अधिकार नहीं है, वो तो जब बोलने का अधिकार कोर्ट से मिलेगा तो एक संजय, एक सवाल लोग करते हैं आपसे, वो ये है कि अगर आप इतने पाक साफ थे, आपकी पॉलिसी में कोई खोट नहीं, तो आपने जो शराब पॉलिसी बनी, एक्साइज पॉलिसी बनी, फिर वापस क्यों ले लिया? अगर वो बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा आपको एक सवाल है। सेकंड में पैसा आ ही रहा है बिल्कुल। और आप एक ईमानदार व्यवस्था स्थापित कर रहे हैं, बिल्कुल, तो फिर वापस क्यों? बिल्कुल। क्या हुआ कि ये शराब पॉलिसी आने के बाद जिस प्रकार का प्रोपेगेंडा किया गया, गली गली में ठेके खुल गए, फलाना हो गया, ढिमका हो गया। मैंने आंकड़े बताए थे कि नोएडा में कितने ठेके हैं और दिल्ली में कितने हैं और गुड़गांव में कितने हैं और बेंगलोर में कितने हैं और गोवा में कितने हैं, और दिल्ली की आबादी के हिसाब से ठेके कितने हैं। सबसे कम ठेके दिल्ली में थे, और जो पिछली पॉलिसी में ठेका था उसकी तुलना में भी नई पॉलिसी में शराब के ठेके कम खुले। तो पॉलिसी में कहीं ना कहीं लोचा था ना? नहीं नहीं, इन्होंने उसको अब कमी दिखा दिखा के ठेके जो स्वीकृत थे वो खुलने नहीं दिए, और कम संख्या थी उसकी। ऐसा नहीं था कि पिछले पॉलिसी के ठेकों के तुलना में ज्यादा ठेके खुल रहे थे, उनको बदनाम करना था। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि पॉलिसी आपकी, सरकार आपकी, ठेके आप दे रहे हैं, और आप कहते हैं कि उन्होंने खोलने नहीं दिया। अब हर चीज के लिए बीजेपी वाले ही जिम्मेदार हैं। अरे भाई, एलजी के पास होता है, कुछ ऐसे एरियाज हैं जहां पे कि प्रतिबंधित कर सकता है एलजी। उन्होंने प्रतिबंधित किया, पहले मंजूरी दी, बाद में प्रतिबंधित कर दिया कि इन एरियाज में नहीं खुलेंगे। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी क्यों हुई, ये तो जानना बहुत जरूरी है। ठीक है। ईडी ने 162 लोगों की गवाही ली, 162, 162। सीबीआई ने 294 लोगों की गवाही ली, 294। 456 गवाह ईडी और सीबीआई ने इस मामले में तैयार किए, 50,000 पेज की चार्जशीट तैयार की, और उन 456 गवाहों में से यशवंत जी मात्र 4 लोगों ने अरविंद केजरीवाल का नाम लिया। अब किसने किसने लिया? एक शख्स है ये मंगुंटा रेड्डी, ये प्रधानमंत्री जी के साथ जिसकी तस्वीर है, ये सांसद है। दूसरे शख्स है, और ये सिर्फ सांसद ही नहीं है, ये इस समय चुनाव भी लड़ रहे हैं मोदी जी की तस्वीर लगा के, 2024 का चुनाव लड़ रहे हैं। जो आरोपी थे, जिन पे ईडी ने छापा मारा था, जिनके बेटे को गिरफ्तार किया था, वो मोदी की तस्वीर लगा के इस समय वोट मांग रहे हैं 2024 में, कह रहे हैं हमें संसद में पहुंचाइए। तो ये घोटालेबाज आप इनको जिसको कह रहे थे खुद से बीजेपी वाले, वो मोदी की तस्वीर लगा के वोट कैसे मांग रहे हैं? तो आप इतना ही कह दीजिए कि बीजेपी आज एक स्टेटमेंट जारी करे कि बीजेपी का कोई कार्यकर्ता इनका प्रचार नहीं करेगा। एक स्टेटमेंट जारी करवा दीजिए, आप पूछिए बीजेपी वालों से। ये जो मंगुंटा रेड्डी जी हैं, इनके यहां ईडी का छापा होता है 16 सितंबर 2022 को। इनसे अरविंद केजरीवाल जी के बारे में पूछताछ की जाती है। ये कहते हैं हाँ जी, हम मिले थे चैरिटेबल ट्रस्ट के जमीन के मामले में। आप जानते हैं जमीन देने का अधिकार दिल्ली में मुख्यमंत्री को तो है नहीं, वो मामला एलजी के पास गया। दूसरी बात, 10 फरवरी को इनके बेटे को गिरफ्तार कर लिया जाता है, 10 फरवरी 2023 को, और इनके बेटे के 6 स्टेटमेंट लिए जाते हैं 10 फरवरी 2023 से लेकर 16 जुलाई 2023 तक, यानी कि 5 महीने के दौरान 16 जुलाई के बीच दिए गए 6 स्टेटमेंट में वो अरविंद केजरीवाल का नाम नहीं लेता। 16 जुलाई को जो 7वां स्टेटमेंट देता है और जब अरविंद केजरीवाल का वो नाम लेता है, 18 जुलाई को वो रिहा हो जाता है। अब आपके दर्शकों को यह समझना जरूरी है कि 10 में से 8 डॉक्यूमेंट छिपा लिए बीजेपी वालों ने।
बीजेपी वालों ने, मैं सीधे बोल रहा हूं, सुन लीजिए, छिपा लिए। और ईडी किस प्रकार से काम करती है, इस बात का सबूत है कि जब हमारे अधिवक्ता कोर्ट में गए, उन्होंने कहा साहब क्या बयान इन्होंने छिपाया है, उसको हमें देखने की इजाजत दी जाए, ये आरोपी का अधिकार है, वकीलों को जांच करने की इजाजत मिली। उनके होश उड़ गए कि शुरू के 6 बयान में तो केजरीवाल का नाम ही नहीं है, शुरू के 2 बयान में मंगुट्टा रेड्डी के तो केजरीवाल का नाम ही नहीं है। शरद रेड्डी नाम का व्यक्ति, उसके यहां 9 नवंबर 2022 को छापा पड़ता है, 10 नवंबर 2022 को उसकी गिरफ्तारी हो जाती है। उसने 10 नवंबर 2022 से लेके 25 अप्रैल तक 12 बयान दिए, 12 बयान अलग अलग तारीखों पे। और जो मैं कह रहा हूं इसको खूब पड़ताल कर लीजिएगा। 10 बयान में अरविंद केजरीवाल का जिक्र नहीं। अरविंद केजरीवाल को जानते हो? नहीं जी। कोई घोटाला नहीं जी, कोई आरोप नहीं जी, सारे बयान है उसके। उन 10 बयान को छिपा लिया गया। 12 बयान में से 10 बयान छिपा लिए गए। अंतिम के 2 बयान जिसमें अरविंद केजरीवाल का जिक्र शरद रेड्डी ने किया, उसके बाद उसको जमानत मिल जाती है कमर दर्द के नाम पे। हर आदमी को अपने बारे में हर तर्क रखने का अधिकार है। संजय जी को जितना याद है, मुझे लगता है कि इनके वकील को भी उतने फैक्ट्स नहीं मालूम होंगे। ये जितने लोगों का जिक्र हो रहा है, शरद रेड्डी, मगुंटा रेड्डी, उनके बेटे के कविता, विजय नायर, ये दक्षिण भारत के ऐसे लोग हैं जिनको साउथ ब्लॉक कहा जाता है। इस घोटाले में, जो तथाकथित शराब घोटाला है, आरोप ये है कि साउथ ब्लॉक के लोगों ने आम आदमी पार्टी को, केजरीवाल की सरकार को 100 करोड़ रुपए दिए, जिसका इस्तेमाल आपने गोवा के चुनाव में किया। ये आरोप, आपके आरोप सही, एकदम ठीक उनके है। आरोप गलत। आता हूं बात पे, उस पे आप पे 100 करोड़ रुपए रिश्वत दिए, ये आरोप है। 100 करोड़ रुपए में से 100 रुपए नहीं बरामद हुए, ये सच्चाई है। बताइए ना, केजरीवाल जी के घर कितने रुपए मिले, मनीष सिसोदिया के घर कितने रुपए मिले? मैं अपने बारे में तो बोलूंगा ही नहीं, क्योंकि कोर्ट ने मना किया है। बताइए कितने रुपए मिले, कितनी संपत्ति मिली केजरीवाल की और मनीष सिसोदिया की? वो पैसा आसमान में चला गया, जमीन ने निगल लिया, कहां गया पैसा? तो मनगढ़ंत तरीके से आप 100 करोड़, 200 करोड़, 45 करोड़, पता नहीं क्या क्या फिगर बताते जाते हैं। और जो 55 करोड़ खुलेआम दिख रहा है कि रिश्वत ली शरद रेड्डी से बीजेपी वालों ने, उस पर कोई पूछताछ नहीं होगी, कोई डीसीबीआई उनके यहां नहीं जाएगी। अच्छा, इलेक्टोरल बॉन्ड तो पहले से भी खरीदते रहे ना, ऐसा भाई इलेक्टोरल बॉन्ड छिपे हुए थे ना यशवंत जी, बचाने की कोशिश की ना। वो तो धन्यवाद दीजिए सुप्रीम कोर्ट का, उन्होंने कहा नहीं, बताइए आप। 21 मार्च को 6:50 पे पता चला कि बीजेपी ने शराब घोटाला किया। 7:14 पे ईडी पहुंच गई केजरीवाल जी के घर पे, 2.5 घंटे में गिरफ्तारी होकर चले गए। वरना तो हम आपसे चर्चा कर रहे होते बीजेपी के शराब घोटाले के ऊपर। लेकिन बाद में फिर मीडिया ने चर्चा करना शुरू कर दिया केजरीवाल की गिरफ्तारी पे। गिरफ्तारी क्यों हुई ये सोच ही नहीं पा रहे हैं आप लोग। गिरफ्तारी इसलिए हुई कि शाम को 6:50 पे पता चल गया कि शराब घोटाला बीजेपी ने किया है। 55 करोड़ रुपए शरद रेड्डी से बीजेपी ने लिया है। अब राजनीति में एक खेल गजब है। संजय जी ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया इलेक्टोरल बॉन्ड का हिसाब किताब तो साफ साफ बताया जाना चाहिए, किसने खरीदा, किसको दिया। बिल्कुल। और ये जैसे ही आया तो आप कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल को पकड़ लिया गया, क्योंकि अब वो आंकड़ा सामने आ जाएगा तो आप लोग पलट जाएंगे। लेकिन इसका मतलब ये है कि जो आप पर आरोप लग रहे हैं, आपके नेता अंदर हैं, आरोप आप पर है, जांच आप पर है, सवालों में आप हैं, आप मुक्त नहीं आरोप से, आप सिर्फ जमानत पर बाहर हैं, आप पाक साफ हैं और वही लोग डूबे हुए हैं। इसका फैसला कौन करेगा? नरेंद्र मोदी जी जज हैं, अदालतें करेंगी। अमित शाह जी जज हैं, नहीं, अदालतें करेंगी। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जज हैं, लेकिन कोर्ट तो नहीं, अदालतें करेगी ना। बिल्कुल अभी तो आपने ठीक कहा, अदालतें करेंगी। अदालतें करेंगी। आपको लगता है कि आपके 100% मिलेगी, 100% मिलेगी? मैं कह रहा हूं आपसे, हमारे सारे नेता निर्दोष होकर बाहर आएंगे। अच्छा, ये मान लीजिए कि अरविंद केजरीवाल तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि जज बनने की कोशिश भाजपाइयों को नहीं करना चाहिए। बीजेपी बार बार ये कहती है कि आपकी आदत हो गई है कि आपके सिर पर कोई ठीकरा फूटता है तो आप बीजेपी की तरफ उंगली उठा लेते हैं। अरे उंगली उठाने के क्या सवाल? शराब घोटाला है, बीजेपी है। पानी घोटाला है, बीजेपी है। दवा घोटाला है, बीजेपी है। आप जेल में हैं, बीजेपी है। आपके
ठेके नहीं खुले, दुकानें नहीं खुली, बीजेपी है। ये सारा दोष बीजेपी पर ही होगा। इसलिए तो कि क्या है ना भारतीय बार-बार राजनीति रोने के से डाकू गब्बर सिंह है भाजपा वाले। वो क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाती है। इसलिए कि ओसामा बिन लादेन अगर भ्रष्टाचार अहिंसा पे बोले, वैसा ही काम भ्रष्टाचार पे बीजेपी बोलती है, तो लगता है बीजेपी है। माफ करना, तो राजनीति बीजेपी को नहीं बोलेंगे, किसको राजनीति में बोलेंगे? सारे घर शिष्य के हैं। तो क्या अब बोले फर्ज हम? करिए कि वो कहते हैं कि केजरीवाल जी बड़े ईमानदार थे, मैं कह रहा हूं, लालू यादव को हटाओ, सोनिया गांधी को हटाओ, शरद पवार को हटाओ, ये सब चोर हैं, बेईमान हैं, आज उनके साथ खड़े। सबको हटाओ और हेमंत विश्व शर्मा को गले लगाओ। वो कहते हैं ना, तो गले लगाओ। शीशे के घर तो सबके राजनीति। 14 पूर्व मुख्यमंत्रियों के कांग्रेस के कहां है वो, आज बताइए? वो आम आदमी पार्टी में है। नहीं, मैं कह रहा हूं 14 आपके सवाल हैं तो उनके भी सवाल होंगे जी। 14 पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस के आज कहां हैं, आप बताइए मुझे। में है, आना जाना कहाँ नहीं है। बीजेपी में है ना पूर्व मुख्यमंत्री। आप तो कांग्रेस समझ मुक्त भारत बनाने आए थे। मैं समझ रहा हूं, कांग्रेस मुक्त भारत, आप भी भ्रष्टाचार मुक्त बनाने आए थे। तो कांग्रेस युक्त भारत बीजेपी, आप भी भ्रष्टाचार मुक्त बनाने आए थे ना, आप भ्रष्टाचार युक्त हो गए। हाँ, कैसे हो गए बताइए? लालू प्रसाद यादव, शरद पवार, जिनके लिए आप पुलिंदा लेकर के चलते थे, आरोप लगाने से। आज परिस्थितियां दूसरी, आज देश का विपक्ष खत्म हो रहा है। आज देश के अंदर विपक्ष को खत्म कर रहे हैं आप। निर्वाचित सरकारों तो ये भी कह सकते हैं ना कि चाहे जितना बेईमानू मेरे यहाँ आएगा तो बेईमानी में नहीं करने दूंगा। इसीलिए तो उनको वॉशिंग मशीन कहा जा रहा है। अपनी इसीलिए तो उनको वॉशिंग मशीन कहा जा रहा है। अपनी दलीलें हैं। इसीलिए तो उनको कहा जा रहा है। एक बुनियादी और बड़ा सवाल, जो जितना बड़ा भ्रष्टाचारी वो उतना बड़ा पदाधिकारी, ये बीजेपी का नारा है। वो हर राजनीति में हर दल के पास अपनी बात है, उसके लिए अपना एक। अच्छा बताइए, आदर्श सोसाइटी में घोटाला हुआ और इसमें फौजियों के साथ अन्याय हो गया। चौहान क्यों आ गए, आप यही पूछेंगे ना? नहीं, मैं आपसे एक बात ये कह रहा हूं कि आपने इस देश की जनता को बेवकूफ समझ रखा है। अच्छा ये बताइए कि सारे बड़े बड़े घोटालेबाजों को, जनार्दन रेड्डी तक को तो आप अपनी पार्टी में ले रहे हैं और विपक्ष वालों को उपदेश दे रहे हैं। लालू जी कन्विक्टेड है और बंगारू लक्ष्मण आपके हमदर्द हैं। बंगारू लक्ष्मण क्या थे? मैं तो आप ईमानदार, कट्टर ईमानदार से बात कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ बंगारू लक्ष्मण क्या बात कर रहा हूँ। बंगारू लक्ष्मण क्या? सोनिया गांधी, बंगारू लक्ष्मण क्या में पुलिंदा लेकर के अरविंद केजरीवाल चिल्लाते रहते थे, तो इसलिए मैं आज उनके हमदर्द हैं। इसलिए राजनीति में सारे घर शीशे के हैं। मेरा एक सवाल है, सवाल ये है कि अरविंद केजरीवाल को अगर संजय जी जमानत नहीं मिलती है, सरकार का चलना चलाना थोड़ा मुश्किल काम होता है, प्रैक्टिकली ये फिजिबल नहीं लगता है, तो फिर मुख्यमंत्री कौन? केजरीवाल के जेल में रहने से किसी भी प्रकार का कोई संकट नहीं है। और संकट की बात आप कर रहे हैं यशवंत जी, जिस पार्टी का मुख्यमंत्री 1 साल से मणिपुर में जल रहा है, मणिपुर हिंसा हो रही है, दंगे हो रहे हैं, वहां एक कारगिल के फौजी की पत्नी को निवस्त करके घुमाया जाता है, उस मुख्यमंत्री को तो भाजपा वाले माला पहना के अपने कंधे पे बिठा के घुमा रहे हैं। वहां कोई राजनीतिक संकट नहीं है, वहां मुख्यमंत्री बदलने की तो बिल्कुल जरूरत नहीं है। दिल्ली में संकट नहीं। अजय मिश्रा टेनी अरे दिल्ली की सरकार हिंदुस्तान की सबसे बेहतरीन सरकार है। किसी मुद्दे पे आप बात करिए। अरविंद का विकल्प एजुकेशन में काम हुआ है कि नहीं, आप बताइए। नहीं, छोड़ दीजिए ना, आप एक पत्रकार के तौर पर बताइए। आपकी सरकारें कहती हैं, मैंने माना है बहुत सारी चीजें आपने ठीक की हैं। आप तो बीजेपी नहीं है ना, आप एक पत्रकार के तौर पर बताइए। एजुकेशन में काम हुआ है, व्यक्तिगत तौर पर माना है, बहुत सारे काम अपने, मोहल्ला क्लिनिक के स्वास्थ्य में काम हुआ है, लेकिन बहुत सारा अच्छा काम, बस की यात्रा फ्री हम देते हैं ना। बहुत अच्छा काम करने का मतलब ये थोड़ा हो जाता है कि आप बहुत खराब काम नहीं कर रहे हो। हमने बिजली फ्री की है ना, पानी फ्री किया है ना। संजय जी जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, देश में सबसे कम महंगाई दिल्ली में है। सवालों से मुकदमों से आरोपों से बाहर तो नहीं है ना, तो अच्छा काम करते हैं, ठीक है, लेकिन उसके लेकिन अजय मिश्रा टेनी वो रहेंगे ना। नहीं, मेरा एक सवाल, अरविंद जो मुख्यमंत्री सबसे अच्छा काम करेगा वो सवालों के घेरे में रह गया यशवंत जी। अरविंद का विकल्प, और जो अजय मिश्रा टेनी का बेटा 4 किसानों को कुचल के मार देगा, वो देश का गृह राज्य मंत्री रहेगा। ये नैतिकता है। अरविंद का विकल्प का प्रश्न ही कहां उठता है? सरकार नहीं चल पाई तो? सरकार चल रही है। मुख्यमंत्री दिन भर तो अब जेल में रहने वाला मुख्यमंत्री कैसे सरकार चलाएगा? मैं तो जेल से होके आया हूं। सुब्रत राय सहारा को कैसे ऑफिस मिला था? आप मानते हैं कि केजरीवाल जेल से सरकार चलाते रहेंगे? काहे, बिल्कुल चला सकते हैं। उनको दिल्ली की 2 करोड़ जनता ने चुना है। बाकी मुख्यमंत्रियों ने जेल जाने से पहले इस्तीफा दे दिया। अरे तो ये सवाल तो वही कर रहे हैं ना। मुख्यमंत्रियों को नहीं पता था कि नरेंद्र मोदी जी जैसा तानाशाह आ जाएगा देश में, जो सारे विपक्ष को खत्म कर देगा।
और अरविंद केजरीवाल की लड़ाई अकेले दिल्ली के मुख्यमंत्री की लड़ाई नहीं है, देश के सारे मुख्यमंत्री आने वाले दिनों में इस्तीफा देंगे। संजय सिंह आम आदमी पार्टी के सांसद बहुत मुखर हैं और प्रखर भी हैं, सवालों के जवाब सपाट बयानी से देते हैं, आंकड़े जबरदस्त तरीके से याद रखते हैं, अपना तर्क मजबूत रखते हैं। आपने समय दिया, आपने मेरे सवालों के जवाब दिया, खुल करके दिया, आपको बहुत बहुत शुक्रिया।